नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के ऐसे सभी छात्रों को संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो लगातार मुख्य परीक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर लगातार संघर्षरत हैं। आपको बता दें कि आज का जो आपका प्रश्न है, प्रश्न भूकंप अध्याय से ही संबंधित है। प्रश्न कह रहा है भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न के लिए अधिकतम 5.5 पेज निर्धारित हैं, मतलब आपका जो जवाब होना चाहिए वो 3.5 से 4 पेज तक होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3.5 पेज तक आपका जवाब होना चाहिए। अब आपको बता दें आपके उत्तरों में जो कुछ कमियां मैंने देखी है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, कमेंट आता है कि सर एक तरफ से कराइए, विषयवार कराइए। तो आपको बता दें, आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका ये जो उत्तर लेखन हो रहा है ये विषयवार ही हो रहा है। एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप भी जानते होंगे कि अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा भी निश्चित नहीं है, सुनिश्चित नहीं है कि कब होना है। ऐसे में ज़रूरी है कि जितने टॉपिक का हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम महत्वपूर्ण टॉपिकों का उत्तर लेखन कर लेते हैं वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। ऐसे यदि आप बात करें तो आपकी परीक्षा में एक विषय के लिए यदि हम बात करें, तो एक प्रश्न पत्र के लिए यदि हम बात करें तो अधिकतम 50 टॉपिक हैं, अधिकतम 50 टॉपिक हैं जिनका आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप सीखते हो, अभी आप सीखने के क्रम में हो। ठीक है, तो अभी आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा की डेट सुनिश्चित हो जाए, आप प्रारंभिक परीक्षा दे लीजिए। उसके बाद सिर्फ ये जो 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन्हीं पर हम बार बार आएंगे और इन्हीं को बहुत विधिवत तरीके से इनका उत्तर लेखन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ज़रूरी है कि अभी आप सीखने के क्रम में हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखोगे राइटिंग उतनी अच्छी सुधरेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे विचार उतनी तेज़ी से दिमाग में आएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आप अभ्यास करोगे उतना प्रश्न आसानी से समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि विगत वर्षों में यदि आसान से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ऐसे ही इस वर्ष भी पूछा जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है और हमारा प्रयास भी वही है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें पिछले प्रश्न में, यदि हम देखें अभी तक जो हमने टॉपिक अध्ययन किया है, जैसे कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख ली, आंतरिक संरचना में हमने बहुत कुछ देखा। इसके बाद हमने भूकंप देखा। भूकंप से पहले भी हमने 1 से 2 टॉपिक और अध्ययन किया था, प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित, प्लेट प्लूम से संबंधित, मेटल प्लूम से संबंधित अध्ययन किया था। तो हम क्रम से ही आगे बढ़ रहे हैं। और जब प्लेट विवर्तनिकी हमने पढ़ा उसके बाद हम भूकंप पढ़ रहे हैं, भूकंप के बाद फिर हम सुनामी पढ़ेंगे, फिर हम चक्रवात पढ़ेंगे। इस तरह से जो क्रम, क्योंकि एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि किसी को भी कोई समस्या होती है आप हमें बता सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको जब भी प्रयास करना है, आप में से बहुत सारे छात्र हैं, एक महत्वपूर्ण कमी है जो अक्सर आपके कॉपियों में देखने को मिल रही है कि आप में से बहुत सारे छात्र हैं वो प्रयास करते हैं कि एक ही पेज में हम कितना ज़्यादा लिख दें, एक ही पेज में हम कितना ज़्यादा लिख दें। और इससे क्या हो रहा है कि आपका जो उत्तर है वो आप कह सकते हो अधिकतम 2 पेज 3 पेज में समाप्त हो रहा है। मान लीजिए अभी आप, क्योंकि अभी आप घर पे अभ्यास कर रहे हो, इस तरह से इतना कंजेस्टेड लिख कर भी आप 4 पेज में लिखते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप खुद सोचो कि जब 4 पेज में आप इतना ज़्यादा शब्द लिख दिया, मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर जितने शब्दों में होना चाहिए था उतने शब्दों में आपने एक ही प्रश्न का उत्तर लिखा है, तो परीक्षा में तो ऐसा नहीं है कि आपके पास समय असीमित होगा, आपके पास समय सीमित है। और जब समय सीमित है और ऐसे में आप इस तरह की गलती करोगे तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न छूटेगा। भले ही आपकी परीक्षा में 8 ही प्रश्न करने हैं, लेकिन यदि एक भी प्रश्न छूट गया तो कम से कम यहाँ से 36 से 38 नंबरों का नुकसान हुआ। और ये जो 36 से 38 नंबर का नुकसान हुआ ये यहीं पर आपको मुख्य परीक्षा की दौड़ से बाहर कर देता है। तो प्रयास क्या होना चाहिए कि एक पेज में अधिकतम जो शब्द लिखे जाएं वो 100 से 110 शब्द लिखे जाएं। ठीक है, जिस हिसाब से आपने लाइनिंग कर रखा है, जिस हिसाब से आपका पेज है। और यह प्रयास हो कि कम से कम 4 पेज तक अपने उत्तर को ले जाया जाए, 3.5 पेज तक अपने उत्तर को ले जाया जाए। और यह भी ध्यान रखना है कि कितना समय लग रहा है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि परीक्षा में यदि 8 प्रश्न हैं तो आपको इन 8 प्रश्नों का जवाब देना है।
एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। किसी का भी यदि एक भी प्रश्न छूटता है वो उसी दिन मुख्य परीक्षा की दौड़ से बाहर हो जाता है। यदि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूट रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हो। यदि एवरेज मार्किंग भी होती है तो भी जो अन्य छात्र हैं उन्हीं के समान आपकी भी मार्किंग होगी, और उसमें से यदि 1 से 2 उत्तर आप अच्छा लिख देते हो तो उनसे आप बढ़त बना लोगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, मानक पेज पर उत्तर लेखन करना है। तीसरी बात कि समय से अपने उत्तर को शेयर करना है, ठीक है, विलंब से नहीं शेयर करना है। जैसे प्रश्न आज दिया जाता है, ऐप के माध्यम से आज आपको प्रश्न मिलता है और आप 2 दिन बाद 3 बाद शेयर कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, विलंब से ना शेयर करें, अन्यथा रिजेक्ट कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास भी सीमित समय है, ऐसा नहीं है कि असीमित समय है, तो उसमें चेक करना पड़ता है। तो जिनका टाइम से कॉपी हमें मिलेगी उनकी कमियों को हम बताएंगे। यदि आप लेट सबमिट करते हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्रश्न की कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। भूकंपीय तरंगों के बारे में पिछले कक्षा में भी आपने अध्ययन किया था। आप जानते हो कि पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में कहीं कहीं रेडियो एक्टिव तत्वों की प्रधानता है। कहीं कहीं रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर हॉट स्पॉट बन जाता है, ठीक है। और जब कहीं पर हॉट स्पॉट बनता है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा यहीं से निर्गत होगी। और जब हॉट स्पॉट बन जाता है तो वहाँ से क्या होता है, ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, और इन्हीं तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ से पृथ्वी के अंदर जहाँ से ये तरंगे निकलती हैं, जहाँ से ये ऊर्जा निकलती है, उसको उद्गम गेंद कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो कि जब ये तरंगे निकलती हैं किसी भी स्थान से, मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ से तरंगे निकल रही हैं। अब जब ये तरंगे निकलेंगी तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही दिशा में जाएंगी, यहाँ से तरंगे चारों दिशा में निकलेंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहाँ पे पहुँचेंगी, सबसे पहले ये पहुँचेंगी अपने ठीक ऊपर के बिंदु पर, और अपने ठीक ऊपर के बिंदु पर जहाँ पर ये तरंगे सबसे पहले पहुँचते हैं, इसी को बोलते हैं एपिसेंटर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एपिसेंटर बोलते हैं या अधिकेंद्र बोलते हैं। जहाँ पर ये सबसे पहले तरंगे पहुँचती हैं इसको एपिसेंटर या अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये जो शब्दावलियां हैं कि एपिसेंटर क्या है, ठीक है, उद्गम केंद्र क्या है, इन शब्दावलियों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप जानते हो वर्तमान में भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से हम भूकंप के बारे में सबसे सटीक व्याख्या कर पाते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि जो भूकंपीय तरंगे होते हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहला हो गया प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव या इसी को बोलते हैं पी वेव, या हिंदी में इसी को बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, और सेकेंडरी वेव को यस वेव भी कहते हैं, और इसको हिंदी में द्वितीयक तरंगे कहते हैं। तीसरा यदि हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के अलावा, तीसरी जो वेव होती है उसको बोलते हैं सरफेस वेव। क्या बोलते हैं, सरफेस वेव। और सरफेस वेव को यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो हिंदी में धरातलीय तरंगे, और जब शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है वो शब्द प्रयोग किया जाता है एल। तो याद रखना है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। हिंदी में बात करें प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे इनको कहते हैं। इंग्लिश में यदि एक शब्द से इनको डिनोट किया जाए तो पी, एस और एल, ये 3 तरंगे आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। आप जानते हैं सभी तरंगे जो है वो ट्रैवल करती हैं। जब प्राथमिक तरंगे निकलती हैं उसी के कुछ समय बाद सेकेंडरी निकलती हैं, तो सभी तरंगे ट्रैवल करती हैं। लेकिन इनका जो ट्रैवल है, जो ये यात्रा करती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि या तो ये कोर से यात्रा करेंगी या तो ये सरफेस पे यात्रा करेंगी। और जब ये यात्रा करती हैं तो इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है, और इनकी स्पीड अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग समयों पर जो है वो पहुंचती हैं, एक ही स्थान पर अलग अलग समयों पर
पहुंचती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बेसिक है, ये जानकारी आपको होगी ही। और आप आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक चित्र दिखाता हूं और चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब चित्र एक देखने को मिल रहा होगा तरंगों का, उस पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपको देखने को मिलता है एथनोस्फीयर। और एथनोस्फीयर में कहीं कहीं क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो हैं, रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं, इनकी प्रधानता हो जाती है। और रेडियो एक्टिव तत्व की अधिकता के कारण, इनकी प्रधानता के कारण क्या होता है कि वहाँ पे हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है। और जब हॉट स्पॉट जनरेट हो जाता है तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है। और जब ऊर्जा निकलती है तो वहाँ पे जो सतह है उस पर फोर्स करेगी, उस पर दबाव बनाएगी, तो वहाँ पे वो दबाव डालती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो फोर्स, ये जो दबाव डालती है, ये ऊपर डालती है या नीचे डालेगी। तो आपको बता दें, ये ज़्यादा जो दबाव है ये ऊपर की तरफ डालेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो सतहें हैं उनका जो घनत्व है वो कम है, और नीचे की जो एथनोस्फीयर की जो नीचे की परतें हैं उनका घनत्व ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा फोर्स जो है ये ऊपरी सतह पर करता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, जब ये धक्का लगता है, जब ये फोर्स करते हैं सतह पर, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रत्यास्थ ऊर्जा लगती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा जनरेट होती है। और जब प्रत्यास्थ ऊर्जा जनरेट होती है तो आपको देखने को मिलता है कि यदि यही प्रत्यास्थ ऊर्जा सतह को तोड़ दे, प्रत्यास्थ ऊर्जा जो लग रही है, यदि यही सतह को तोड़ दे तो यहीं पे भूकंप समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सतह टूट जाएगी तो वहाँ पे स्पेस हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, और क्रैक से लावा बाहर निकल जाएगा तो ज्वालामुखी में हम पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्रैक नहीं होता है, मतलब ये सतह को चोट करती हैं, सतह पे धक्का देती हैं और क्रैक नहीं होता है। और वहीं से क्या होता है, वहीं से होता है भूकंप जनरेट होता है, वहीं से तरंगे जनरेट होती हैं। अब ये जो तरंगे हैं जहाँ से जनरेट होती हैं, वहाँ से सभी दिशाओं में एक साथ चलती हैं, एक ही समय पर सभी दिशाओं के लिए मूव करती हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो पहुंचती हैं, ये जहां पे जनरेट होती हैं उसके ठीक ऊपर के बिंदु पर पहुंचती हैं, जिसको आप एपिसेंटर के नाम से जानते हैं, जिसको आप अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पी जो है, जो पी तरंगे होती हैं, नोट कर लीजिएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, कि पी तरंगे एकमात्र तरंगे हैं जो कोर को भी पार कर जाती हैं, या पी तरंगे एकमात्र तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए फैक्ट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि जब पी जो है कोर को पार कर जाती, क्यों कोर को पार कर जाती है? क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते ये कोर को पार कर जाती है। और कोर को जब ये पार करती है तो एपिसेंटर के ठीक विपरीत दिशा में दूसरी तरफ आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है, और इस पॉइंट को बोलते हैं एंटीपोड। और इस एंटीपोड पर जो ये तरंगे होती हैं ये 21 मिनट में पहुंचती हैं। कितने मिनट में पहुंचती हैं? 21 मिनट में पहुंचती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो पी तरंगे हैं जो कोर को भी पार कर जाते हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखना है, 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड इनकी स्पीड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पी वेव जो हैं, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं। पी वेव की यदि हम बात करें तो ये तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं, और इसी के कारण है कि ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं जहां पी वेव दिखाई नहीं देती हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर पी वेव दिखाई नहीं देती हैं, और जहां पर पी वेव नहीं दिखाई देती हैं उस स्थान विशेष की यदि हम बात करते हैं तो उसको आप बोलते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। सामान्यतः जो भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है वो 102 डिग्री से 143 डिग्री के बीच होता है। कहीं कहीं इसको जो है आपको देखने को मिलता है, कई सारी पुस्तकों में आपको देखने को मिलता है कि इसकी बात किया जाता है कि 105 से 145, ठीक है, 105 डिग्री से 145 कहीं पुस्तकों में लिखा है, कई जगहों पर 102 से 143 की बात की जाती है। यहाँ पर हम 102 से 143 की बात को हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि पी तरंगियों की एक खूबी होती है। क्या खूबी होती है?
पी तरंग जो है गुणधर्म दिखाती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान दिखाती है। इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान गुणधर्म वाली होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुदैर्ध्य तरंगे इनको क्या कहा जाता है, तो इसका भी एक कारण है। कारण क्या है, यदि हम उसमें जाएं तो आपको देखने को मिलता है पी तरंगों से होने वाला कंपन तरंगों की दिशा के समानांतर होता है। पी तरंगों से होने वाला जो कंपन है वो तरंगों की दिशा के समानांतर होता है, इसीलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। और आपको बता दें कि 102 से 143 डिग्री के बीच ये तरंगे नहीं आती हैं, और इसका कारण क्या है, इसका कारण एक डिसकंटिन्यूटी है, और वह डिसकंटिन्यूटी कौन सी है, गुटेनबर्ग। तो याद रखिएगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है उसी के कारण जो है पी तरंगे 102 डिग्री से 143 डिग्री के बीच में जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे आपको एक चित्र देखने को मिल रहा होगा, और इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये आपका हो गया कोर, ये मेंटल, ये क्रस्ट, ये कोर, ये मेंटल, ये क्रस्ट। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये देखो फोकस है इसका। फोकस मतलब कि जहाँ से हॉट स्पॉट बनता है, जहाँ से ऊर्जा निकलती है, तो ये फोकस हो गया। फोकस के ठीक ऊपर है आपका एपिसेंटर। एपिसेंटर वही बिंदु है जहां पर एनर्जी या ऊर्जा, जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बताया गया कि तरंगे जब फोकस से उत्पन्न होती हैं, हॉट स्पॉट से निकलती हैं, तो वह सभी दिशाओं में फैलती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तरंगे सभी दिशाओं में फैल रही हैं। यदि हम पी तरंगों की बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि जो पी तरंगे हैं वो कोर को भी पार कर जाती हैं। ये आपका कोर है, पी तरंगे कोर को भी पार कर जाती हैं। तो पी तरंगे एकमात्र तरंगे हैं जो केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती हैं, ये आपको देखने को मिल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि जो पी तरंगे होती हैं वो 102 से 143 डिग्री के बीच जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, और इसी क्षेत्र को बोलते हैं शैडो जोन या छाया क्षेत्र। तो ये 102 की लाइनिंग है और ये 143 की लाइनिंग है। इसके बीच में जो है आपको पी वेव दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर केवल आपको सरफेस वेव दिखाई देगी। तो याद रखिएगा। और पी वेव के बारे में यदि हम बात करें तो 102 से 143 का जो ये एरिया है दोनों तरफ, इसके अलावा पी वेव पूरे क्षेत्र में दिखाई देती है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर पी वेव ना दिखाई दे। और पी वेव के नहीं दिखाई देने का कारण है गुटेनबर्ग असंबद्धता, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है एस वेव की। अब जब एस वेव की बात करते हो, आप सेकेंडरी वेव की बात करते हो, तो आपको पता होना चाहिए सेकेंडरी वेव जो है, सेकेंडरी वेव की जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव से कम होती है, ठीक है। साथ ही साथ जिस प्रकार से प्राइमरी वेव जो थी वो आप देखते थे कि ध्वनि तरंगों की जो है वो समान गुणधर्म वाली होती थी, उसी प्रकार से जो सेकेंडरी वेव होती है, इनके बारे में यदि हम बात करें तो सेकेंडरी वेव आपको देखने को मिलता है कि प्रकाश तरंगों के समान गुणधर्म दिखाती हैं। तो सेकेंडरी वेव हो गया प्रकाश तरंगों के समान, और प्राइमरी वेव हो गया ध्वनि तरंगों के समान। और आपको बता दें सेकेंडरी वेव जो है इनको अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। जहां यह विलुप्त होती हैं, जहां ये तरंगे विलुप्त होती हैं, जहां यह तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, वहां हमें पता चलता है कि यह तरल माध्यम है, क्योंकि यह तरंगे जो हैं वो केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। तरल माध्यम में, द्रव अवस्था में जहाँ पे है वहाँ पे ये तरंगे गति नहीं कर पाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बता दें कि जैसे कि आपने देखा था कि पी तरंगों में, उसी प्रकार से यस तरंगों में भी है कि यस तरंगे जो होती हैं ये उभार और गर्त दोनों का निर्माण करती हैं। जब ये मूव करती हैं तो उभार और गर्त दोनों का निर्माण करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यदि इन तरंगों के बारे में बात करें, यस तरंगों के बारे में, तो 143 से लेकर 143 के बीच में ये तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका 143 का पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन में जो है यहाँ पर आपको यस तरंगे दिखाई नहीं देती हैं। और यस तरंगे दिखाई ना देने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो माध्यम है ये
तरल माध्यम है और तरल माध्यम में ये तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी तरंगे कहाँ नहीं दिखाई देती हैं? 102 से 143 के बीच। यस तरंगे कहाँ नहीं दिखाई देती हैं? 143 डिग्री से 143 डिग्री के बीच जो है वो यस तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है एल वेव। एल वेव जिसको आप सरफेस वेव कहते हो, और सरफेस वेव की जब बात करते हैं तो इनकी जो गति होती है वो सबसे कम होती है, और ये जो सरफेस वेव होती हैं ये केवल सरफेस पर ही चलती हैं। ये आपका सरफेस है, यस वेव केवल एल वेव केवल ये सरफेस पर ही चलती हैं, सरफेस के अलावा कहीं भी ये मूव नहीं करती हैं, सिर्फ सतह पर चलती हैं। और जब ये सतह पर चलती हैं तो सतह पर इनके चलने के कारण, इनकी गति के कारण भ्रंशन और विस्थापन आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये सबसे विनाशकारी होती हैं और इनका जो मार्ग होता है वो वक्राकार मार्ग होता है। ये मार्ग आप देख रहे होंगे, ये इनका मार्ग है और ये पूरा का पूरा वक्राकार मार्ग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई बात तीनों तरंगों के बारे में। अब आइए एक बार फिर से इसी चित्र को समझ लेते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मिलेंगी, ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात पी तरंगों की बात करते हैं। तो पी तरंगों के लिए एक फैक्ट आपको याद रखना है कि पी तरंगे पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती हैं, ठीक है। एकमात्र तरंगे हैं जो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं, और पी तरंगे जो हैं वो 102 से लेकर 104 102 से लेकर 102 डिग्री से लेकर 102 डिग्री से लेकर 143 डिग्री के बीच जो है वो दिखाई नहीं देती हैं, और इस रीजन को हम बोलते हैं शैडो जोन। शैडो जोन वही होता है, छाया क्षेत्र वही होता है जहां पर पी तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब आप पी तरंगों की बात करते हो तो इस रीजन को छोड़कर अन्य सतह पर कहीं भी आप देखोगे, पूरे इसको यदि हम ग्लोब मान लें तो इस पर कहीं भी यदि आप देखोगे तो हर जगह आपको पी तरंगे देखने को मिलती हैं। दूसरी बात आती है यस तरंगे। यस तरंगे कहाँ से निकलती हैं? इसी फोकस पॉइंट से ही सभी तरंगे निकलती हैं। तो यहाँ से जो यस तरंगे निकलती हैं, यस तरंगे क्योंकि तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती हैं, वो केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं, और इससे पता चलता है कि जहाँ पर एस वेव नहीं दिखाई देती हैं वहाँ पे तरल अवस्था के होने का ज्ञान हमें होता है। और यस तरंगों की यदि हम बात करें तो यस तरंगे 143 से लेकर 143 के बीच नहीं दिखाई देती हैं। कहाँ नहीं दिखाई देती हैं? 143 से लेकर 143 के बीच नहीं दिखाई देती हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी तरंगे आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें यल तरंगों की जब आप बात करते हो तो यल तरंगों में क्या होता है कि केवल ये सरफेस पर होती हैं, पूरे सरफेस पर आपको दिखाई देंगी, और साथ ही साथ जो यल तरंगे होती हैं ये वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पी तरंगे और यस तरंगों के बीच में एक फैक्ट और याद रखिएगा, पी तरंगे जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान गुणधर्म वाली होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आप यस तरंगों की बात करते हैं तो ये प्रकाश तरंगों के समान गुणधर्म वाली तरंगें होती हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ पी तरंगे जो हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, और यस तरंगों की बात करते हैं तो ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यह भी आपको रट जाना है, ठीक है। तो पी और यस तरंगों के बारे में आपने देख लिया, साथ ही साथ यल तरंगों के बारे में देख लिया कि ये जो पूरा सरफेस है इस पूरे सरफेस पर आपको यल तरंगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इसमें यदि हम बात कर लें कुछ अन्य फैक्ट की तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे कैसे पता चलता है कि कहाँ पर भूकंप आया है, ठीक है, कहाँ पर भूकंप आया है। सबसे पहले आप जानते हो कि बहुत जगह सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, बहुत सारे पृथ्वी पर बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पे सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, ठीक है, भूकंप मापन के लिए जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए 4 केंद्र हैं, ठीक है, 4 केंद्र या 3 केंद्र मान लीजिए, ए, बी और सी, 3 केंद्र हैं, और आपने पढ़ा कि जो यल तरंगे होती हैं ये वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। आपको पता है कि पी वेव जो है जहाँ पर प्राप्त होती है वो समय आपको पता है, ठीक है। दूसरी बात यस तरंगों की भी चाल आपको पता है, क्यों? क्योंकि जो पी तरंगे होती हैं वो यस तरंगों से
आप कह सकते हैं 40% ज़्यादा तीव्र होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हमें किसी क्षेत्र के बारे में, जैसे तरंगे गति करती हैं तभी तो पहुंचेंगी, और ये जो तरंगे हैं 100 मीटर गहराई पे उत्पन्न हुई हैं, 200 मीटर की गहराई पे उत्पन्न हुई है, 300 मीटर की गहराई पे उत्पन्न हुई हैं, ये दूरी हमें कैसे पता चलती है? जब दोनों तरंगों के समय का हमें पता है। मान लीजिए एक तरंग हमें प्राप्त हुई 12 बजे, एक तरंग हमें प्राप्त हुई 12:30 पर, एक ही पॉइंट पर। पहले पी तरंग प्राप्त हुई 12 बजे, एस तरंग प्राप्त हुई 12:30 पर। हमें दोनों की चाल पता है कि एस तरंग की जो चाल है ये 40% स्लो है, किससे? पी तरंग से। तो यहाँ पे दोनों की चाल पता है, तो हमें यहाँ से दूरी निकल जाएगी कि इसका जो सेंटर है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, ये पता चल गया। और जैसे ही दूरी पता चल जाती है तो यहाँ से क्या करते हैं, हम एक वक्र खींचते हैं, उसी आप कह सकते हो व्यास की एक वक्र खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने खींचा, एक जहाँ पे सिस्मोग्राफ लगा है, पहला सिस्मोग्राफ जहाँ केंद्र लगा है वहाँ से आपने वक्र खींचा। फिर यही तरंगे जो हैं, मान लीजिए पहले आपने सी पे डिनोट किया, सी पे हमें पता चला, सारी चीज़ें जानकारी हो गई। पहले तरंगे सी पॉइंट पर जो सिस्मोग्राफ लगा है उसमें उसने तरंगों को रीड किया, और उसने तरंगों को रीड करने के बाद ये बता दिया कि इसका जो केंद्र है इतने दूरी में हो सकता है, क्योंकि यल तरंगे आप जानते हैं कि सरफेस वेव जो है वो वक्राकार मार्ग पे गति करती है। इसने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी पॉइंट हो सकता है जहाँ पर इसका एपिसेंटर रहा हो। ठीक, अब क्या होगा, दूसरा सिस्मोग्राफ केंद्र बी है। अब बी सिस्मोग्राफ केंद्र पर भी ये दोनों तरंगे पहुँचती हैं कुछ समय में। ठीक है, मान लीजिए किसी भी कोने पे है तो पहुंचेंगी तो जरूर, भले ही समय अंतर होगा। अब जब 20 सिस्मोग्राफ केंद्र पर ये तरंगे पहुंचती हैं तो वहां से भी पता चल गया कि इतनी दूरी से ये मूव करके आ रही हैं। तो यहां से भी क्या होगा कि उतनी ही आप कह सकते हो त्रिज्या का एक दूसरा कर्व आप खींचोगे, तो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो पॉइंट है वो या तो आपका ये वाला है या तो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, अब एक तीसरा सिस्मोग्राफ पॉइंट है बी मान लो, अब यहाँ ए मान लो, अब यहाँ पर भी ये तरंगे पहुँचती हैं। अब जब यहाँ पे ये तरंगे पहुँचती हैं और इसी प्रकार से दूरी निकालकर यहाँ भी एक कर्व आप खींचोगे तो कुछ इस तरह से कट आपको देखने को मिलता है। और ये जहाँ पर तीनों कर्व एक साथ काटते हैं उसी को आप इसका सेंटर आप बोलते हो। ठीक है, उसी को इसको ईपी सेंटर बोला जाता है कि भूकंप का केंद्र क्या था, यही पॉइंट भूकंप का केंद्र था। तो इस प्रकार से जो भूकंप का केंद्र आप निकालते हो, ये विभिन्न सिस्मोग्राफ जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, कम से कम 3 पॉइंट से 4 पॉइंट जो 4 सिस्मोग्राफ होते हैं जहाँ पे लगे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से ये दूरी कैच की जाती है और एक कर्व ऐसे मैप पे खींचा जाता है और उसी आधार पे बताया जाता है कि ये इसका एपिसेंटर है, यहाँ से भूकंपीय तरंगे सबसे पहले प्राप्त हुई हैं। ये तो बात हो गई इनकी, ठीक है, भूकंपीय तरंग होगी। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि आपसे पूछा जाता है एक और शब्द आपसे पूछा जाता है आइसोसेसिमल लाइन। आइसोसेसिमल लाइन क्या होता है? आइसोसेसिमल लाइन मतलब होता है कि ऐसी लाइन, याद रखिएगा आइसोसेसिमल लाइन क्या होते हैं, ऐसी लाइन जहां पर, ऐसी लाइन जो एक समय पर, जैसे मान लीजिए 5 बजे भूकंप आया तो 5 बजे किन किन क्षेत्रों में भूकंप आया, उस सभी क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आप बोलते हैं आइसोसेसिमल लाइन। मतलब एक ही समय पर भूकंप के झटकों को महसूस करने वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोसेसिमल लाइन। ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा होता है ईपी सेंटर, यहाँ भी दिया है, इसको बोलते हैं कोसेसिमल। तो यह भी एक प्रकार की शब्दावली है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है आपके आंसर के लिए, तो इसको आपको इग्नोर करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको तीनों तरंगों के बारे में ध्यान से समझना है, तीनों तरंगों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी करना है। तो ये तो हमने बात किया भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। अब भूकंपीय तरंगों के बाद बात आती है, क्योंकि आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि ये किस प्रकार से, प्रश्न का आपके जो दूसरा भाग है, एक मिनट, आपके प्रश्न का जो दूसरा भाग था वो कह रहा था कि भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, उम्मीद करता हूं कि जो पहला पॉइंट था,
जो पहला पॉइंट था वो आपने अच्छे से समझा होगा, वहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा पॉइंट कि भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। अब आइए देख लेते हैं भूकंप से किस प्रकार की क्षति देखने को मिलती है। भूकंप से जब क्षति की बात करते हो तो भूकंप से जो इम्पैक्ट होता है, जो क्षति होता है, वो अलग अलग प्रकार से। जैसे यदि भूकंप समुद्र में आता है तो अलग क्षति होगी, यदि भूकंप जो है वो पर्वत पर आता है, उसका केंद्र पर्वत होता है, तो अलग प्रकार की क्षति होगी, यदि पठार होता है तो अलग प्रकार की क्षति होगी, और यदि प्लेन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अलग प्रकार की क्षति होगी। प्लेन भूमि यदि होती है, समतल मैदान होता है, तो वहाँ पे अलग प्रकार की क्षति होगी। अब मान लीजिए समुद्र में भूकंप आता है, तो समुद्र में भूकंप आने से क्या होगा? समुद्र में भूकंप आने से आपका सुनामी आएगा, सुनामी आएगा। तट रेखा जो है ये प्रभावित होगी, तट रेखा के आसपास की जो बस्तियां होंगी वो प्रभावित होंगी, नौकायन प्रभावित होगा। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, इनके बारे में दो दो पंक्तियां आप लिख सकते हो। ठीक है, और यदि आप दो दो पंक्तियां सबके बारे में लिखे तो निश्चित रूप से एक पेज आपका पूरा हो जाएगा पूरे के बारे में। अब यदि बात आती है कि स्थल पर आते हैं, ये तीनों क्या हो गए? ये स्थल भाग के प्रकार हो गए। मान लीजिए भूकंप यदि स्थल पर आता है, ये तो था समुद्र पर, यदि स्थल पर आता है तो क्या होगा? या तो पर्वत पे आएगा, या तो पठार पर आएगा, या तो प्लेन पे आएगा। यदि पर्वत पर भूकंप आएगा तो क्या होगा? पर्वत पर भूकंप आने पे क्या होगा? लैंड स्लाइड होगा, भूस्खलन होगा बड़े पैमाने पर। और भूस्खलन होने से किस प्रकार की हानि होती है उसका आप वर्णन कर सकते हो। यदि यही भूकंप जो है वो प्लेन पे आता है या पठार पे आता है, ठीक है, समतल भूमि पर आता है या पठार पर आता है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको भ्रंशन देखने को मिलेगा, और किस प्रकार से मैदानी भाग क्षतिग्रस्त होते हैं, किस प्रकार से भूकंप की जो बारंबारता है उसकी बढ़ने के कारण किस प्रकार की समस्या होती है, वो आप बता सकते हो कि भूकंप आपके यहाँ बिहार में आने पे क्या होगा, यूपी में आने पे क्या होगा। ये सामान्य से कारण है जो आप दर्शा सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जब आप बताओगे भूकंप से किस प्रकार की हानि होती है, तो इसमें दो कैटेगरी डिवाइड करोगे। पहला, समुद्र में यदि आता है तो या आप इसको समुद्र में ना करके जल मंडल में यदि आता है, और दूसरा स्थल मंडल पर आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जल मंडल में जब बात करते हो तो समुद्र की व्याख्या कर दोगे, स्थल मंडल की जब बात करते हो तो पर्वत, पहाड़ और मैदानों की व्याख्या कर दोगे। आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और बेहतर उत्तर कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष आपका आता है। निष्कर्ष आपको जरूर लिखना होता है। तो आप निष्कर्ष में क्या लिखोगे? आप निष्कर्ष में लिखोगे, देखो भूकंपीय तरंगों के बारे में बात हो रही थी, भूकंप से क्षति के बारे में बात हो रही थी, तो आप निष्कर्ष लिखोगे कि आधुनिक समय में भूकंपीय तरंगों को भूकंप के बारे में जानकारी के लिए प्रमाणिक स्रोत माना जाता है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर कार्य करने की ज़रूरत है, जिनके बारे में अभी भी सटीक व्याख्या नहीं मिल पाई है। कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में व्याख्या नहीं मिल पाई है? अक्सर क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो आपको देखने को मिलता है कि जिस भी क्षेत्र में भूकंप आया है, भूकंप के साथ साथ भूकंप आने के तुरंत बाद वहाँ पर वर्षा आपको अवश्य देखने को मिलती है, कंपलसरी है। भूकंप आया है तो वर्षा जरूर देखने को मिलेगी, और अभी तक इसका कारण क्या है कोई भी बता नहीं सका है, लोग अभी बताने में असमर्थ रहे हैं। तीसरा, यहाँ जो दूसरा आपको कारण देखने को मिलता है कि जो भूकंप मिड जून में आते हैं, जो भूकंप मिड जून में आते हैं या मिड दिसंबर में आते हैं, वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। इसको लेकर पूरा एक आर्टिकल आया था जिसमें विभिन्न समयों में पिछले लगभग 60 से 70 वर्षों में आए, पूरे विश्व में आए भूकंपों की चर्चा की गई थी, और उसमें देखा गया था कि ऐसे भूकंप जो मिड जून या मिड दिसंबर में आते हैं वो ज़्यादा विनाशकारी रहे हैं। तीसरा एक फैक्ट है जो आप सामान्य दिनों में सुनते होंगे
कि जब भूकंप आता है तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। जैसे जो डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनको पहले आभास हो जाता है, जो सांप होते हैं उनको पहले आभास हो जाता है, जो चींटियां होती हैं, जो चूहे होते हैं, उनको पहले आभास हो जाता है। तो इनको आभास क्यों हो जाता है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इन चीज़ों का जिक्र जो है आप निष्कर्ष में कर दोगे। अब इसमें से एक चीज़ जो माना जाता है कि भूकंप के बाद वर्षा क्यों होती है। ऐसा माना जाता है कि भूकंपीय तरंगे जो हैं वो सिर्फ पृथ्वी को ही प्रभावित नहीं करती हैं, स्थल मंडल, जलमंडल को ही प्रभावित नहीं करती हैं, बल्कि वायुमंडल को भी प्रभावित करती हैं, जिसके कारण वो संघनन की स्थिति बनती है और वर्षा देखने को मिलती है। दूसरा कारण इसमें जो आपको देखने को मिलता है कि कुत्ते, सांप, बिल्ली हो गए, इस प्रकार के जो जानवर हो गए, चींटियां हो गई, इनको कैसे पहले आभास होता है। आपको बता दें, सांप, ऐसा जो रिसर्च में आया है कि सांप को जो है लगभग 12 दिनों पहले, सांप को लगभग 12 दिनों पहले जो है आभास भूकंप का हो जाता है। कुत्ते होते हैं, इनको कुछ घंटे पहले आभास हो जाता है भूकंप का, कुछ मिनट पहले आभास हो जाता है भूकंप का। क्यों? इसका मतलब है कि जो पी तरंगे हैं, जो एस तरंगे हैं, जो एल तरंगे हैं, इनसे पी वेव से पहले भी कोई एक वेव आती है जिसका आभास सिस्मोग्राफ भी नहीं कर पाता है, जिसको सिस्मोग्राफ भी रीड नहीं कर पाता है, हम आप भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षी हैं जो इसका आभास पहले कर लेते हैं। क्योंकि यदि इनको आभास हो रहा, कैसे आभास हो रहा, निश्चित रूप से कोई ऐसी वेव, कोई ऐसी तरंग आ रही है जो इनके इंद्रियों को बता रही है, जो इनकी इंद्रियां कैच कर रही हैं उसको, और उसके बारे में इनको जानकारी मिलती है। तो निश्चित रूप से पी, एस और एल से पहले भी कोई तरंगे आती हैं, कुछ तरंगे आती हैं जिससे इन कुछ विशेष प्राणियों को पता चलता है। ठीक है, तो इसका जिक्र जो है वो आप निष्कर्ष में कर सकते हो और आपका पूरा उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये चर्चा पसंद आई होगी और इसी प्रकार से एक एक टॉपिक हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम भूकंप पर पहुँच गए हैं। और भूकंप के बाद यदि हम बात करें भूकंप के प्रभाव, क्योंकि किस प्रकार से विनाश होता है उसकी बात हम करेंगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भूकंप पे उत्तर लेखन करने के बाद, क्योंकि ये भूकंप है, उसके बाद हम सुनामी पर आएंगे। सुनामी की चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुनामी है वो भी भूकंप से जुड़ता है। तो बेहतर उत्तर आपको एक लिखना है, शेयर करना है, ठीक है, और प्रश्न को 2 भागों में बांट कर लिखना है। कम से कम पहले भाग में कम से कम 1.5 से 2 पेज में जो है आप वो भूकंपीय तरंगों की चर्चा कर दीजिए, और बाकी के जो 1.5 से 2 पेज हैं उसमें आप भूकंप से क्या क्या हानियां होती हैं उसकी चर्चा कर दीजिए। एक बेहतर उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आप उत्तर लिखें, जो भी कमियां रहेगी मेरे द्वारा बताई जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।